हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th की फिज़िक्स का चैप्टर 18 पढ़ रहे हैं और टॉपिक है न्यूक्लियर फिशन 18.7। इससे जो प्रीवियस हमारे टॉपिक्स थे उनमें नेचुरल रिडक्टिविटी थी, हाफ लाइफ थी, न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन था, रेडियो आइसोटोप्स हमने पढ़े। तो उन सब में एक ही चीज़ कॉमन थी कि हमारे पास एक न्यूक्लियाई होता है, एक न्यूक्लियस होता है जो फिर वो तोड़फोड़ का शिकार हो जाता है, उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं और फिर वो किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यही वो सारी चीज़ें हैं जो अब हम समझो कि हम उसको सबको सम अप कर रहे हैं और उसको ख़त्म करने वाले हैं इस टॉपिक को, और लास्ट पे अब बस एक दफ़ा उसको एक नया नाम दे देंगे उन्हीं सारी चीज़ों को इकट्ठा करके, ठीक है। और ये कहलाता है न्यूक्लियर फिशन, जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले तो जो नाम होता है उसको थोड़ा ब्रेक करें, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम किस बारे पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर, हमारे पास कोई न्यूक्लियाई है, कोई न्यूक्लियस है जिसके अंदर तोड़फोड़ हम करवाने वाले हैं, और फिशन का लफ्ज़ी मतलब ही तोड़फोड़ है, उसे ब्रेक करना, उसमें चेंजेस देखना, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम एक न्यूक्लियस लेंगे। अ, यहाँ पे हम अपनी छोटी सी एक डायग्राम बनाते हैं। हमने जी एक ले लेना है, एक न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस लेना है, और हमें पता है कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होता है वो नेचुरली अनस्टेबल हैं। लाइक हमने यहाँ पे भी 92 नंबर वाला एलिमेंट लिया है, और ये यूरेनियम है, ठीक है। यूरेनियम नेचुरली ही एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है। पहले से रेडियोएक्टिव एलिमेंट है ये, और अनस्टेबल भी है, तो हम इसके ऊपर इसको मज़ीद इसके अंदर तोड़-फोड़ लाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि इसके ऊपर आपने एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा देनी है। ये रहा न्यूट्रॉन, जिसका मास नंबर 1 है और एटॉमिक नंबर 0 है, ठीक है। हम इसके साथ इसको मिला देंगे, इसकी बम्बार्डमेंट करवाएँगे, ये इसके साथ ऐड अप हो जाएगा, और ऐड अप होने के बाद इसकी जो सारी जो शक्ल सूरत अभी वो चेंज हो जाएगी, और उसके बाद फिर इसके अंदर आप कहोगे तोड़-फोड़ होगी, और तोड़-फोड़ के नतीजे में ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, और साथ में बहुत सारे एनर्जी रिलीज़ होगी, और साथ में न्यूट्रॉन्स में निकलेंगे। यही न्यूट्रॉन दोबारा भी इसमें से निकलेंगे। और ये काम सारा कैसे होगा, ये यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम है, इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियर फिशन एक ऐसा अमल है जिसमें एक न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, उसके ऊपर हमने न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवानी है, उसके ऊपर न्यूट्रॉन को फॉल करवाना है। ये न्यूट्रॉन इसके अंदर जाएगा, हज़म हो जाएगा, और फिर तोड़-फोड़ करवाएगा, अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। आप यूँ कहो, हज़म तो बाद में बात आती है। तो ये जो न्यूट्रॉन है ये टारगेट न्यूक्लियस उसको अब्ज़ॉर्ब करेगा, फिर इसके अंदर चेंज आ जाएगा इसके साइज़ के अंदर, और फिर इसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा, और ये जब ब्रेकअप होगा तो ये इसके अंदर से उस जैसे ही 2 न्यूक्लियाई निकलेंगे, 2 बड़े-बड़े एलिमेंट निकलेंगे, ठीक है। इनको फिशन प्रोडक्ट कहेंगे। यानी कि किसी रिएक्शन के नतीजे में हासिल होने वाली चीज़ हमारी प्रोडक्ट होती है ना, तो यहाँ पे ये फिशन प्रोडक्ट कहलाएँगे, और साथ में 1, 2 और 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज़ होंगे, जो हमने स्टार्ट में न्यूट्रॉन लिया था उस जैसे ही 3 न्यूट्रॉन मज़ीद इसमें से निकलेंगे आपको। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि सच अ प्रोसेस इन विच अ हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स विद रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। यानी कि इस दौरान बहुत सारा एनर्जी भी निकलता है। ज़ाहिर है ब्लास्ट होगा तो आपको साउंड एनर्जी निकलेगा, आपका हीट एनर्जी निकलेगा, जिससे आपकी तबाही मचेगी, ठीक है। तो बहुत सारा एनर्जी भी यहाँ से रिलीज़ होएगा। अच्छा, ये जो ब्लॉक डायग्राम थी इसको अब हम अपनी एक फिशन इक्वेशन बनाते हैं कि हमने जो एलिमेंट लिया उसके अंदर कैसे चेंजेस आए। तो यहाँ पे देखो, न्यूट्रॉन लिया था हमने, और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, और इसका मास नंबर यहाँ पे हमने 235 लिया, हालांकि इसका 236 भी है और 238 भी है। 234, 235 और 238, ये तीन इसके जो आइसोटोप्स कहो आप। जब एक ही एलिमेंट के एक ही शक्ल में डिफरेंट नाम होते हैं ना, तो आप उसको आइसोटोप कहते हो। तो यहाँ पे यूरेनियम का ये आइसोटोप हमने लिया हुआ है, और ये ऑलरेडी रेडियो एक्टिव है। हमने इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करवाई। अच्छा, न्यूट्रॉन इसने खा देना, और उसके बाद इसकी हालत ऐसी हो जानी है, यानी कि देखो 235 के अंदर एक नंबर ऐड होगा तो 236 बन गया, और 92 के अंदर ये 0 है तो ये एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद इसकी हालत अब थोड़ी गैर होने वाली है। इसके ऊपर हमने एक स्टैटिक बनाया, तो अब ये शो कर रहा है इसकी ये जो स्टेट है, ये आप कह लो कि इंटरमीडिएट स्टेट है। ये समझो कि एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, उसके बाद अभी इसने तोड़-फोड़ होनी है, और उसके बाद ये थोड़ा-सा स्टेबल होएगा। तो स्टेबल होने के बाद ये कैसा बनेगा, जब ये इस स्टेट में थोड़ी देर के लिए रहेगा,
उसके बाद फिर ये चेंज हो जाएगा, तोड़फोड़ हो जाएगी। उसके बाद फिर ये ब्रेक होने के बाद ये इसके अंदर से 2 न्यूक्लियाई निकलेंगे एक्स और वाई के नाम से, प्लस न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन रिलीज़ होते हैं और साथ में बहुत सारा डेरो जो एनर्जी है यहाँ से रिलीज़ होती है। और वो एनर्जी कितनी होती है? वो एनर्जी होती है जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है। और ऑन एवरेज यानी कि एक फिशन इवेंट जब होता है तो तब वहाँ पे 2.47 जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, जो राउंड ऑफ करके 3 ही बनते हैं। उसके साथ 2 यहाँ पे जो बड़े बड़े, बहुत बड़े तो नहीं, यानी कि नॉर्मल साइज के 2 न्यूक्लियाई भी यहाँ पे बनते हैं और उनके क्या नाम है अभी वो हम रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो कहा जाता है कि बेरियम और क्रिप्टॉन ये 2 एलिमेंट्स हैं जो यहाँ से निकलते हैं। अब यूरेनियम हमने लिया और ये न्यूट्रॉन इसके ऊपर बम्बार्ड करवाया और उसके नतीजे में यहाँ पे बना यूरेनियम 236 और ये रहा इसका 92 एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये इसकी स्टेट है जी, इंटरमीडिएट स्टेट है, ये इसकी थोड़ी देर के लिए है ये एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद ये इसने तोड़फोड़ होनी है और उसके बाद इसके अंदर से निकलने हैं एक क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन हमें पता है हमारी नोबल गैस है। उसके बाद बेरियम प्लस 3 न्यूट्रॉन, तो 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन और फिर ये 3 और प्लस एनर्जी और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट्स बने हैं इनके एटॉमिक नंबर मैस नंबर बनाते हैं। अब यहाँ तो हमें पहले से इनको रट्टा लगा के याद कर लेना है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ कैसे याद करेंगे इसका। हमने इनके एटॉमिक नंबर मैस नंबर कैसे रखने हैं। अच्छा, ये देखो 92 है ना यहाँ पे, आप इस 92 को शिफ्ट कर दो इसके ऊपर ऐसे, और यहाँ पे आपको 36 दिख रहा है ना, 2 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे इसका भेज दो ये इसके नीचे, तो ये इसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा 36 और ये इसका 92 जो है वो जी मैस नंबर है। अब इसकी बेरियम की बात करते हैं। अब यहाँ पे डाले 1, फिर यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, क्योंकि हमें पता है न्यूट्रॉन का जो ऊपर मैस नंबर है वो 1 है तो हमने वो लिख लिया। और उसके नीचे यहाँ पे 0 0 आप लिखते जाओ, ठीक है। न्यूट्रॉन तो पूरा सेट हो गया। अब बैरियम की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो ये एक और आप 1 लगा लो साइड पे, बीच में कुछ आएगा। अब ये क्या है जी 3, 3 के अंदर 1 ऐड किया तो बन गए 4, 4 के अंदर 1 ऐड किया तो बन गए 5, 5 के अंदर 1 ऐड करो तो बन गए 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 के चक्कर से ही हमने 56 भी बना लिया। उसके बाद ये सारा कंप्लीट है इक्वेशन। तो ये बस एक समझो कि एक ट्रिक है इसको याद करने की, ताकि हमें भूले ना। अच्छा, अब इसको बैलेंस करते हैं कि क्या वाकई जो इस साइड पे चीज़ें हैं और ये साइड पे चीज़ें हैं वो इक्वल हैं। तो यहाँ पे देखो ये हम हमारे पास यही है ना, ये 236 वाला ये जो चीज़, अब यहाँ से पूरा करते हैं कि ऊपर भी 236 बनना चाहिए और नीचे 92 बनना चाहिए। तो 36 और 56 को ऐड करके तो हमारे पास 92 आ जाएगा। उसके बाद 92 और 141 को आप ऐड करोगे तो ये बनेगा 2 + 1, ये 233 बनेगा। उसके अंदर 34, 35 और 36, हाँ जी पूरा हो गया। और साथ में ये सारी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ है कि ये जो था ये मुकम्मल तौर पे जो हमारा शुरू में था एलिमेंट, इसका जो मैस है और ये जो तोड़ फोड़ के नतीजे में इसको तोड़ने के बाद ये जो सारी इसने ये जो सारी शक्ल तैयार की है, इन सबको इनका सबका जो मैस जमा किया जाए तो वो हमारा ये जो इनिशियल वाला था ना उससे वो हमेशा कम ही आएगा। यानी कि वो मैथ्स में लॉस हो गया है। वो किधर गया वो लॉस? वो लॉस जब फिशन हुई थी, तोड़-फोड़ हुई थी, ब्रेकअप हुआ था, तो वहाँ पे थोड़ी-सी आवाज़ भी निकली थी, थोड़ा हीट एनर्जी निकला था। तो वो उस सूरत में वो मैथ्स हमारा ना गायब हो गया। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे अभी हम कहेंगे कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास ये क्रिप्टॉन और बेरियम, इनका जो टोटल करेंगे मैथ्स तो वो यूरेनियम के मैथ्स से हमेशा लेस आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़े से एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 पॉइंट्स हैं वो भी हमें आने चाहिए। पहली बात तो ये कि न्यूक्लियर फिशन पहली दफ़ा कब ऑब्जर्व हुआ था, किसने परफॉर्म किया था ये? तो ये 1939 में ओटोहन और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन ने ये 2 साइंटिस्ट हैं जी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने 1939 में यूरेनियम में ये चीज़ ऑब्जर्व की, ठीक। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि न्यूक्लियर फिशन जब होती है तो जो टोटल मास है हमारे प्रोडक्ट का, जैसे कि हमारे पास बेरियम और क्रिप्टन आए थे, वो लेस निकलेगा हमारे ओरिजिनल मैथ से। यानी कि जो यूरेनियम 236 हमारे पास था उसके मैथ से ये कम आएगा। और वो मैथ में लॉस किस वजह से गया है? वो इस वजह से क्योंकि जब वो तोड़ फोड़ हुई तो हमारी आवाज़ भी निकली, हीट भी निकली, तो वो थोड़ा बहुत उधर उधर हमारा लॉस हो गया था। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ भी है कि पीछे चलते हैं प्रीवियस पेज पे।
यहाँ पे ये जो आपको कैसे पता चलेगा जी हमने इसका ये नाम रखना है क्रिप्टॉन, बेरियम और ये आप इसको ना करबानी करके नाम याद कर लो, करबानी। के आर से क्रिप्टॉन बन जाएगा बा, और फिर ये नीत यानी कि 3 दफ़ा एन आ रहा है। तो इस तरह लिख लेना, उसके बाद फिर ये जो मैंने आपको नंबर लिखने का तरीका बताया उस तरीके से याद कर लेना। अच्छा, यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो चीज़ हमें मिलती है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं। एक और चीज़ बताना भूल गई थी, यहाँ पे ये जो 2 चीज़ें आपको मिलती हैं ना, ये जो प्रोडक्ट हैं आपके, इन्हें फिशन फ्रैगमेंट्स भी कहते हैं। ये जो फिशन के नतीजे में आपको जो चीज़ें मिली हैं। उसके बाद जी तीसरा पॉइंट ये है कि मेजरमेंट शोज दैट अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है इन ईच फिशन इवेंट। एक फिशन जब होती है तो उसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। मज़ीद ये कि दिस इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जो एनर्जी निकलती है ये किसके बराबर होती है, किसी केमिकल प्रोसेस के नतीजे में हासिल होने वाली एनर्जी। फ़र्ज़ करो कि आपने किसी आग जलाई है लकड़ियों की, तो उसके नतीजे में जो आपको एनर्जी मिलेगी ये लगभग उसी जैसी एनर्जी होती है। लेकिन इसकी कैलकुलेशन अगर की जाए, यहाँ पे एक कैलकुलेशन है जिसमें ये बता रहे हैं कि अगर आप 1 टन कोयले को जलाते हैं तो फिर आपको 3.6 इंटू 10⁻10 जॉल एनर्जी मिलती है वहाँ से। लेकिन अगर आप 1 किलो यूरेनियम को जलाएंगे तो फिर आपको ये 6.7 इंटू 10⁻11 यानी कि काफ़ी ये डिजिट बड़ा है 3.6 से। तो इतनी एनर्जी आपको मिलती है 1 किलो यूरेनियम जलाने से, जबकि 1 टन कोयला जलाने से आपको 3.6 इंटू 10⁻10 जॉल एनर्जी मिलती है। तो इन दोनों एनर्जीज का आप देख लो डिफरेंस, कितना ह्यूज डिफरेंस है। यानी कि यहाँ पे ये शो हो रहा है कि यूरेनियम से ज़्यादा एनर्जी आपको हासिल हो रही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, अच्छा ये सारे पॉइंट्स ना आपके थे एमसीक्यूज के लिए, ठीक। नेक्स्ट है फिशन। ये फिशन न्यूक्लियर फिशन का ही आप कह लो कि एक हिस्सा है, लेकिन ये अलग टॉपिक है। न्यूक्लियर फिशन का अगर आपको आता है डेफिनेशन, या शॉर्ट में या लॉन्ग में, तो आपने उतना लिख लेना जितना हमने पीछे प्रीवियस इसका देखा है, ठीक है। फिशन को जब हम मज़ीद आगे लेके चलते हैं तो इसमें से एक चीज़ निकलती है, यानी कि हम इसे ना फिशन चेन रिएक्शन कहेंगे। अब चेन क्या होती है, हमें पता है कि चेन में ना लिंक होता है, तो सब एक दूसरे के साथ उसके जो लूप्स हैं वो सारे कनेक्टेड है, लाइक ये इस तरह एक से फिर दो फिर आगे आगे चलता जाता है। फिशन चेन रिएक्शन आप यूं कह लो कि एक ऐसा रिएक्शन है। यहाँ पे ना हमारी एक डायग्राम बनी है, पहले हम उसको समझते हैं। यहाँ पे देखें, कलर ना हम अपना चेंज करते हैं, ये येलो कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखो कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है पहले एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, और ये रहा हमारा यूरेनियम। ये न्यूट्रॉन जब यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड करवाया जाता है तो ये न्यूक्लियस, ये जो यूरेनियम है इसे अब्जॉर्ब कर लेता है इस न्यूट्रॉन को, और उसके बाद अपने अंदर चेंज लेके आता है, तोड़ फोड़ होती है, और इसमें से एक निकलेगा क्रिप्टॉन और एक निकलेगा बैरियम, और एक निकलेगी बहुत सारा एनर्जी निकलेगा, और 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और ये 1 2 और 3 न्यूट्रॉन निकल चुके हैं, ठीक है। अब इन न्यूट्रॉन के आगे फिर से हम एक और यूरेनियम रख देंगे तो मजीद काम यही चलता रहेगा। यानी कि इस न्यूट्रॉन के आगे हमने फिर एक और यूरेनियम रख दिया, ये जो हमने यहाँ पे रखा था, तो फिर ये फिर से फिशन करेगा, इसमें से फिर से बेरियम और क्रिप्टॉन निकलेंगे, और 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और एनर्जी निकलेगा। फिर अगर हम इस न्यूट्रॉन के आगे एक और यूरेनियम को रख देंगे तो उससे मजीद काम आपका चलता जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी यही चलता रहेगा। तो इसमें देखो कि एक से हमने काम किया, फिर से जो 3 निकले थे न्यूट्रॉन, वो समझो कि माचिस की तीलियां, उन माचिस की तीलियों से हमने मजीद आग लगानी है। तो मजीद हम जो न्यूक्लियस है हमारे, उनको हम कर सकते हैं फिशन उनकी। तो ऐसे ही अभी ये देखो यहाँ पे 3 निकले हैं, इन 3 के आगे अगर आप 3 और न्यूक्लियस रखते हो तो यहाँ पे और मजीद इसमें से फिशन होती जाएगी, काम बिगड़ता जाएगा आपका। तो ये आपको एक ऐसा लगता है कि चेन बनती जा रही है, फिशन का एक चेन बन गया है। तो इसे कहते हैं फिशन चेन रिएक्शन, ठीक है। ये हमारे फ़ायदे के लिए भी है और नुकसान भी हो सकता है इससे। तो कैसे इसको यूज़ करना है अभी हम इसको देखते हैं, लेकिन पहले हम फिशन चेन रिएक्शन को पढ़ लेते हैं। ये होती कैसे है जी, व्हेन अ न्यूट्रॉन रिएक्ट्स विद द यूरेनियम न्यूक्लियस। ये स्टार्ट में जब न्यूक्लियस के साथ हमारे यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है उसके साथ जब न्यूट्रॉन टकराता है तो 2 और 3 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज। तो बदले में ना वो जो फिशन के नतीजे में 2 3 न्यूट्रॉन यहाँ से निकलते हैं। तो एवरी वन ऑफ दिस रिएक्ट्स विद नेक्स्ट न्यूक्लियाई प्रोड्यूसिंग 2 और 3 मोर न्यूट्रॉन्स, एंड इन दिस वे द नंबर ऑफ अवेलेबल न्यूट्रॉन्स एंड द फिशन गोज ऑन इंक्रीजिंग। और यहाँ पे कह रहा है कि जब ये 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं उनके आगे नेक्स्ट हमने फिर और न्यूक्लियाई अगर हमने रख दिया है
तो उससे मज़ीद इसकी फिशन होगी और मज़ीद इसमें से न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और फिर उनके आगे रखोगे तो फिर ये काम चलता जाएगा, तो एक चेन बन जाएगी। एंड सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड फिशन चेन रिएक्शन। इसके दो किस्में होती हैं, टू टाइप्स का हम कह सकते हैं कि चेन रिएक्शन होता है। एक होता है जी अनकंट्रोल्ड, यस, जैसे कि यहाँ पे है कि एक के आगे हम रखते जा रहे हैं फिर वो आगे चलता जा रहा है चलता जा रहा है। आप इसे अनकंट्रोल भी कह सकते हो कि जी ये काबू में ही नहीं आ रहा, मजीद आग लगती जा रही है। फर्ज करो कि माचिस की एक डिब्बी है, उसके अंदर एक तीली को आग लगाई तो उसने सबको पकड़ के लेना है, आप वहाँ पे रोक नहीं पाते हो, ठीक है। तो ये इफ फिशन चेन रिएक्शन बिकम्स अनकंट्रोलेबल देन इट रिजल्ट इन ग्रेट डिस्ट्रक्शन। इससे तो तबाही मच जाएगी, यानी कि आपके काबू में ही नहीं है, आप इसको स्टॉप ही नहीं कर पा रहे हो। एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन अटोमिक बॉम्ब। अटोमिक बॉम्ब में यही काम तो हमें चाहिए कि चीज़ रुके ना, बस भी तबाही मचा दे। तो अटोमिक बॉम्ब में ये अनकंट्रोल्ड वाला चेन रिएक्शन हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है जी कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। उसमें हम कह रहे हैं कि जी हम उसको ना काबू में कर लेंगे। तो इस तरीके को कैसे करेंगे कि अब यहाँ पे देखो कि हमने एक न्यूट्रॉन यूज़ किया, उससे न्यूक्लियस को ब्रेक करवाया, फिशन करवाई और 3 न्यूट्रॉन निकले। अब इन 3 में से मैं चाहती हूँ कि 2 ना यूज़ में आए, बस एक ही बचे और उससे आगे मैं मज़ीद एक न्यूक्लियस रखूँ और फिर वो मज़ीद करे। तो हर दफ़ा मैं ना ऐसे-ऐसे जो मेरे एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं मैं उनको अब्ज़ॉर्ब करवा लूँगी किसी और चीज़ से। तो वो मैं यहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे और ये काम कहाँ पे करवाया जाता है कि हम कहाँ पे इसे कंट्रोल कर रहे हैं। बेसिकली हम इसको इस्तेमाल में अपने फ़ायदे के लिए लेके आएँगे कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करें। न्यूक्लियर रिएक्टर आप यूँ कह लो कि आपकी पावर पैदा करने का एक आपने वो कारखाना लगाया है, एक मशीन लगाई है, जहाँ पे आप अपनी बिजली पैदा कर रहे हो ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे बिजली पैदा होती है। अच्छा, वहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर हमने लगाना है, न्यूक्लियर मशीन हमने जो लगानी है, जिसमें से किसी न्यूक्लियस की एनर्जी को हमने यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे यूरेनियम को ही वहीं पे यूज़ किया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि कैडमियम और बोरॉन की ना रॉड्स यूज़ करते हैं, जो आपके एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को अब्ज़ॉर्ब कर लेगा वहाँ पे, और फिर एक न्यूट्रॉन लेफ्ट रहेगा और फिर उसी से मज़ीद आपके काम चलते जाएँगे। अच्छा जी, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या होता है? इफ फिशन चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड, अगर आप उसे काबू में कर लेते हैं, देन द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हिच मे बी यूज्ड फॉर एनी पीसफुल पर्पस। फिर आपको जितनी एनर्जी चाहिए आप उतनी अपने लिए रख सकते हो। In order to control fission chain reaction, cadmium और boron rods are used which absorb extra neutrons। जो आपके extra neutron है यहाँ से उनको absorb कर लेगा। And this is done in a nuclear reactor। हमें आपको पहले भी बताया कि nuclear reactor क्या है जी, बिजली पैदा करने वाला जो आप प्रोजेक्ट लगाते हो ना, जो मशीन लगाते हो, तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूजन। हमारे फिशन का ये बिल्कुल ऑपोजिट है। फ्यूजन फ्यूजन मिलाप को कहते हैं, जबकि फिशन में तोड़फोड़ हो रही थी और वो हम लोग इस्तेमाल में लेके आते हैं अटोमिक बॉम्ब बनाने के लिए। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? फ्यूजन अब उस बिल्कुल ऑपोजिट है उसका। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई को मिलाएंगे और उससे एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। जो हमने स्टार्ट में कहा था कि हमने एक बड़ा न्यूक्लियस लिया, उसके ऊपर न्यूट्रॉन को फेंका और उसके बाद फिर इसकी हालत बिगड़ गई और दो इसमें में से निकल आए थे, दो अनदर न्यूक्लियस निकले थे। तो इसी काम को अभी हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म अ बिगर or heavier nucleus, and this is called nuclear fusion। and such a process in which two light nuclei combine या fuse भी आप कह सकते हो, fuse भी इकट्ठे होने को कह रहे हैं, मिलने को कह रहे हैं, to form a heavier nucleus is called nuclear fusion। अच्छा जी, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन में हम पहले इसकी ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, जिसमें हमने कहा कि हम ना बहुत लाइट न्यूक्लियन है तो हाइड्रोजन ही हमारे पास बचता है, और हाइड्रोजन के जो 2-3 बच्चे थे हमने उसके आइसोटोप्स पढ़े थे, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसमें क्या होता है कि आप ये है इसका फार्मूला, और ये जो ट्राइटियम में ना ये है इसका फार्मूला। अब ये दो लोग ऐड होंगे तो फ्यूज़ होंगे, तो इसके बदले में ये देखो इनके ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है और इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। अच्छा जी, ये सब यहाँ पे ऐड हो गए तो इस दफ़ा अभी 3 न्यूट्रॉन दिख रहे हैं और 2 प्रोटॉन दिख रहे हैं। यहाँ पे ना 2 प्रोटॉन को और ये 2 न्यूट्रॉन को यहाँ पे साइड पे ले लोगे ना, तो ये आपका हीलियम बन जाएगा। हीलियम का हमें पता है कि ऊपर 4, ये नीचे इसका 2 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। 2 प्रोटॉन यहाँ पे दिख रहे हैं और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलके ये आपका 4 बना रहे हैं एटॉमिक मास नंबर। उसके बाद जी ये आपका है नीचे एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन यहाँ से बच जाएगा तो वो अलग से रिलीज़ कर देंगे और बहुत सारा एनर्जी भी यहाँ से निकलेगा। इसी डायग्राम को हम इक्वेशन में लेके आएंगे तो ये यूँ बनेगी।
जिसमें हमने कहा कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को इकट्ठा करा तो हीलियम बना, प्लस न्यूट्रॉन यहाँ से हमने रिलीज़ करवा दिया। तो ये जी फ्यूजन हुई है। इसके बाद इसको कहाँ पे इस्तेमाल होती है ये, और ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या क्या याद करना है। यहाँ पे है जी फ्यूजन एज अ सोर्स ऑफ सोलर और स्टेलर एनर्जी। ये आपके जो सन है और जो स्टार्स हैं, ये जो ऊपर जो आसमान पर जितनी भी हैवी बॉडीज आपको दिखती हैं, उन सब में ना फ्यूजन हो रही होती है। वहाँ पे छोटे छोटे आपके जो न्यूक्लियाई हैं वो कंबाइन होके एक बिगर बनाते हैं, और उसके बदले में बहुत सारा एनर्जी भी रिलीज होता है। और पहली बात, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई को कंबाइन करने के लिए भी ना आपको बहुत सारा एनर्जी चाहिए होता है, ताकि वो इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद वो एक बन जाएं। ठीक है, उनको यकजा करने के लिए आपको बहुत सारा एनर्जी चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे है जी सन को हम लेंगे एज एग्जाम्पल कि फ्यूजन कहीं पे हो रही है तो वो सन है जी। आपको पेपर में अक्सर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि फ्यूजन की एग्जाम्पल क्या है, तो वो सन और स्टार्स हैं। एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन एंड स्टार इज सपोज टू बी द रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा एक एमसीक्यू हो गया। दूसरा ये है जी, क्योंकि सन पे टेम्परेचर बहुत हाई है, तो टेम्परेचर ऑफ द सेंटर ऑफ द सन इज, उसका कोर का जो टेम्परेचर है वो 20 मिलियन केल्विन है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। तो विच मेक्स द फ्यूजन अचीवेबल, जहाँ पे इतना टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे आसानी से आप दो न्यूक्लियाई को फ्यूज़ कर सकते हो, आसानी से मिला के एक बड़ा बना सकते हो। अकॉर्डिंग टू बेथ, व्हेन 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, ये हाँ जी साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने बोला कि जब आप 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को इकट्ठा करते हो ना, तो बदले में हीलियम न्यूक्लियस बनेगा, और 2 पॉजिट्रॉन निकलेंगे और 3 अल्फा रेज निकलेंगी, और ये 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वहाँ पे रिलीज होगी। यानी कि यहाँ पे भी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब एक फ्यूजन इवेंट होता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है 18.9 वाला है, और ये हाजर्ड्स ऑफ रेडिएशन और सेफ्टी मेजर्स हैं, यानी कि आपने के नुकसान क्या हैं रेडिएशन के, खतरात क्या हैं आपको, और इसको आपने बचाव कैसे करना है। तो सबसे पहले तो इसके हाजर्ड्स देख लेते हैं, आपको इससे जो खतरे हैं या फिर इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हम पे, वो पहले देख लेते हैं। अच्छा, पहले ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि रेडिएशंस के ना आपके बहुत सारे, वो जैसे रेडियो आइसोटोप्स आपने पढ़े थे कि आपके मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में और टेक्निकल फील्ड में आपको बहुत सारा इनसे फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन अगर इनको तरीके से नहीं यूज़ करोगे, प्रॉपर आप प्रिकॉशंस नहीं यूज़ करोगे, तो जी ये नुकसान हो सकता है आपके लिए। और नुकसान किस सूरत में हो सकता है, यहाँ पे पहला नुकसान ये है, ये आपको शॉर्ट में क्वेश्चंस आ सकते हैं या लॉन्ग में भी आ सकता है। इवन ये बोर्ड में भी एक दो दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे पहला नुकसान क्या है कि जी रेडिएशन आपको बर्न कर देती हैं, और बीटा और गेमा रेडिएशन जो है ना, ये आपको रेडनेस कॉज करती हैं आपकी स्किन पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जी स्टेरिलिटी, ये कहते हैं जी बच्चे नहीं पैदा कर सकते हो आप। ठीक है, पांचपन जिसे कहते हैं। तो इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, अगर रेडिएशंस बहुत सारी बॉडी के अंदर चली गई हैं तो ये वाली आपको डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी जेनेटिक म्यूटेशन इन बोथ ह्यूमन एंड प्लांट्स। अक्सर आपने पौधे देखे होंगे कि उनके ऊपर जो फल है वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाता, उनको कीड़ा लग जाता है या फिर वो उधर ही स्टॉप कर देती है उसकी ग्रोथ। ऐसे आपको ह्यूमन में भी दिखेगा और प्लांट्स में भी दिखेगा। तो या फिर अगर कोई बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनमें कोई थोड़ी बहुत डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, तो ये सारा जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से है कि आपको ये आपकी नस्लें खराब हो जाएंगी भाई इससे। ठीक है, उसके बाद है जी ल्यूकीमिया, ये ब्लड कैंसर जो है उसकी निशानी है। तो ब्लड सेल्स में को जो कैंसर लग गया भी, उसका कैंसर हो गया, तो ये ल्यूकीमिया है। नेक्स्ट है जी ब्लाइंडनेस, और फिर आपको ये जो मोतिया की बीमारी है वो भी इससे हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे ना एक एमसीक्यूज है, इम्पोर्टेंट है जी। न्यूक्लियर एक्सीडेंट जब कोई हो जाते हैं, जैसे कि आपने देखा था कि वो जापान के जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जब वो एटॉमिक बॉम्ब से वो ब्लास्ट हुए थे जब, तो फिर काफ़ी साल तक वहाँ पे तबाही मची रही थी, फसलें तबाह हो गई थी, और मज़ीद जो थी आगे ग्रोथ हो रही थी, तो उनमें वही जेनेटिक म्यूटेशन वाला काम हो रहा था कि जी बीमारियाँ आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और बहुत सारी ना तबाही थी वहाँ पे। ठीक है, तो ये चेरनोबिल रशिया के मुकाम पे ना
यहाँ पे भी एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था और इसकी तो तबाही थी। द एक्सप्लोजन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर कॉज्ड अ मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल कम्युनिटी, वहाँ के लोगों के लिए भी वो था नुकसान। और एंड आल्सो कंटामिनेटेड वेजिटेशन, वहाँ पे जो सब्जियाँ वगैरह थी उनको नुकसान पहुँचा। लाइफ स्टॉक, ये जो माल मवेशी है उनको नुकसान पहुँचा। और सराउंडिंग एरिया काफ़ी दूर तक जो हर चीज़ है वो ख़राब हो गई। तो जैसे आजकल आपके पास फ्लड है और फ्लड ने हर चीज़ ख़राब की हुई है, तो यहाँ पे भी जब कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो वो जो रेज़ हैं वो इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं कि वो आपको सालों साल आप उससे इफ़ेक्ट होते हो। नेक्स्ट हैं जी सेफ्टी मेजर्स हैं, हम इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं। प्रिकॉशंस टू मिनिमाइज रेडिएशन डेंजर, हमने इससे बचाव करना है तो जाहिर है हमें हमें पता है कि जो चीज़ें नुकसान है तो उससे बचना कैसे है। तो पहली बात ये कि आप उन चीज़ों को हाथ से नहीं छुएं, बल्कि आप टोंग्स और फॉसेप्स यूज़ करो, ये जो चिमटा होता है। उसके बाद द यूज़र शुड यूज़ रबर ग्लव्स, आपको रबर ग्लव्स इस्तेमाल करने चाहिए। एंड शुड बी और हैंड्स शुड बी वॉश्ड केयरफुली आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, और जब आप काम कर लो तो आपके हाथ भी अच्छे से धुलने चाहिए। नेक्स्ट है जी ऑल रेडिएक्टिव सोर्सेज शुड बी स्टोर्ड इन अ थिक लेड कंटेनर। आप लेड कंटेनर समझो कि एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर आप चीज़ रखोगे तो उसका असर बाहर नहीं जाएगा और बाहर का असर अंदर नहीं आएगा। तो इस तरह के किसी हार्ड बॉक्स में ना आप अपनी रेडिएक्टिव सोर्स को रखो ताकि उसका असर बाहर नहीं आए। फोर्थ पॉइंट है जी नेवर पॉइंट अ रेडिएक्टिव सोर्स टू अ पर्सन। जैसे आप लोग शबरात पे फुलझड़ियाँ जलाते हो और एक दूसरे के मुंह की तरफ करते हो, तो वो नहीं करना। नेवर पॉइंट का मतलब है किसी की तरफ मत करें उसका। अच्छा जी, फ्रीक्वेंट विजिट्स टू द रेडिएशन सेंसिटिव एरिया शुड बी अवॉइडेड। बार बार नहीं जाएं ऐसी जगहों पे जहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, जब आप कोई इलाज करवाते हो रेडिएशन से, जैसे लोग एक्सरेज करवा रहे होते हैं या और भी कुछ लोग रेडियो एक्टिविटी के थ्रू काम करवा रहे हैं, तो ये जो आप ट्रीटमेंट लेते हो तो रेडिएशन शुड बी यूज फॉर मिनिमम पॉसिबल टाइम, आपको बहुत कम रेडिएशंस लेनी चाहिए। नेक्स्ट है जी द न्यूक्लियर वेस्ट शुड, यहाँ पे स्पेस है जी, शुड बी बरीड इन डेजर्ट्स फॉर अवे फ्रॉम ह्यूमन कॉलोनीज, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से दूर दराज जगहों पे, हाली जगहों पे आपको जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वहाँ पे वो आपको दफनाना चाहिए। उसके बाद है जी इन ऑर्डर टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितनी शदीद किस्म की रेडिएशन यहाँ पे हैं किसी जगह पे, तो फिल्म बैज होता है और डोजीमीटर है, यानी कि इसको डिटेक्ट करना या फिर मैयर करना कि कितना रेडिएशन है यहाँ पे, ये एक डिवाइस यूज़ की जाती है जिसे डोजीमीटर कहते हैं, आप वो यूज़ करें। क्योंकि आपको हाथ से तो नहीं पता चलेगा, ना आँखों से पता चल रहा है, ना फील करके पता चल रहा है, तो एक प्रॉपर मीटर होना चाहिए जो आपको ऊपर वैल्यूज़ के थ्रू शो कर रहा हो कि जी हाँ इतनी अमाउंट में यहाँ पे रेडिएशंस प्रेजेंट है। यहाँ फिल्म बैज यूज़ कर लो। फिल्म बैज वो जो एक रेडिएटिव वो जो होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो जो हमने एक नेगेटिव यूज़ किया था, फोटोग्राफिक फिल्म यूज़ की थी। फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर ना जब रेडिएशंस पड़ेंगी तो उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो ये पता चल जाएगा कि हाँ जी यहाँ पे इतनी इंटेंस किस्म की रेडिएशंस प्रेजेंट है। यही था आपका सारा टॉपिक। यहाँ पे अभी 3 टॉपिक हमने कवर किए हैं और अभी इन तीनों टॉपिक्स को आपने याद भी करना है और इनके एमसीक्यूज़ भी यहाँ से जो बनते हैं ना उनको भी देखना है। ठीक है, थैंक यू।